हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई सविता शर्मा फ्रॉम NCMS झाबुआ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में हमारा पहला ही टॉपिक है भाषा और व्याकरण। हम सभी जानते हैं कि हम अपने मन के भावों को किसी और तक पहुंचाते हैं और किसी और के मन के भावों को हम समझते हैं। इन सब के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक लैंग्वेज की, एक भाषा की आवश्यकता होती है। पुराने समय में क्या होता था, मनुष्य जो था वो बोलना और लिखना ऐसा कुछ जानता नहीं था, है ना। कहते हैं पहले मनुष्य को बोलना नहीं आता था। उस समय में क्या होता था, एक दूसरे से इशारों में बात करते थे। मनुष्य एक दूसरे से इशारों में बात करते थे और उनके मन के भाव को आपस में समझते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ऐसी आवश्यकता आने लगी कि धीरे धीरे मनुष्य ने थोड़ा बोलना सीख लिया, आपस में बात करना सीख लिया। और उससे भी पहले उन्होंने कुछ ऐसे चित्र करने लगे, वो दीवारों पर कुछ ऐसे साइन चिन्ह बनाने लगे जिससे वो एक दूसरे को समझने लगे थे। तो क्या हुआ, जब बोलना उन्होंने सीख लिया तो आपस में थोड़ा थोड़ा बात करने लगे और एक दूसरे के मन के भावों को वो लोग समझने लगे। और जब दीवारों पर, किसी पत्थर पर उस बात को लिखने का प्रयास किया गया, धीरे धीरे जो है वो फिर भाषा को समझना शुरू कर दिया, उस चीज़ को समझना प्रारंभ कर दिया। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है भाषा जो है वो परिवर्तित होती गई सिस्टमैटिक या तरीके से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाषा हम किसे कहते हैं? मन के भावों के आदान प्रदान को समझने और समझाने के, बताने के, लिखने के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, है ना। तो भाषा के क्या होता है, मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, है ना। तो मुख्य रूप से भाषा के रूप जो हैं वो 3 बताए गए हैं, जिसे मौखिक भाषा सबसे पहला रूप है। मौखिक भाषा में क्या होता है, जब हम बोलकर और जब हम भाषा को बोलकर दूसरों को अपनी बात पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात को हम समझते हैं, वो क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप होता है। कैसे? जैसे कहानी को बोलना, है ना, और नानी द्वारा कही गई कहानी को हम सुनते हैं, बड़ों द्वारा कही गई कहानी को हम सुनते हैं। ये क्या हो गया? भाषा का एक मौखिक रूप है। और दूसरा रूप क्या है? लिखित रूप है। लिखित रूप में क्या होता है? जिसको लिखा जाता है और आंखों से पढ़ा जाता है ना। ये क्या है? लिखित रूप है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम पत्र को लिखते हैं और उस लिखे हुए पत्र को पढ़ते हैं, ये क्या हो गया? भाषा का लिखित रूप हो गया। और तीसरा रूप आता है सांकेतिक रूप। इसका मतलब क्या होता है, जब हम इशारों में किसी को अपनी बात को समझाते हैं या फिर समझते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, क्रिकेट के मैच में एम्पायर किसका प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। हम सबको समझ में आ जाता है कि अब 4 रन हुआ है, अब 6 रन हुआ है, अब वाइड बॉल हुआ है, अब आउट हुआ है, अब नॉट आउट हुआ है ना। तो क्या होता है, एम्पायर अपनी सांकेतिक भाषा के द्वारा हमें ये चीज़, सारी बातें बता देता है। दूसरा और भी कह सकते हैं, टीचर के द्वारा बच्चे को मुख पर उंगली रख करके चुप रहने को कहना, ये क्या हो गई? सांकेतिक भाषा। कई बार हमारी क्लास में ऐसा ही होता है, इशारों के द्वारा बीच में किसी बात को कह दिया जाता है, ये हो गया भाषा का सांकेतिक रूप। फिर आता है भाषा की इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ मुख्य रूप से कितनी है? 5 है। पहली ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर पद और फिर आखिरी में वाक्य, है ना। तो वर्ण हम किसे, ध्वनि हम सबसे पहले लेते हैं ध्वनि को। ध्वनि हम किसे कहते हैं? किसी भी मुख से निकलने वाला स्वतंत्र शब्द, ये क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। देखिए, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती है जो हमें सुनती है। जैसे हम क्या बोलते हैं, शेर दहाड़ रहा है, हम कैसे समझ जाएंगे कि वो दहाड़ रहा है? यानी उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ को दहाड़ना कहा जाता है ना। पानी का गिरना, पानी टिप टिप गिर रहा है, कोई उसकी आवाज़ नहीं आती, फिर भी हम क्या कहते हैं? टिप टिप गिर रहा है ना। पत्ते फड़फड़ा रहे हैं, है ना, पंछी के पंख फड़फड़ा रहे हैं, यानी हर एक चीज़ में अलग अलग, ये सारी क्या होती है? ध्वनियाँ होती है ना। और फिर आता है वर्ण। वर्ण हम किसे कहते हैं?
वर्ण एक ऐसी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम सभी जानते हैं। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लेटर को क्या कहा जाता है? वर्ण। जैसे हम क, ख, ये क्या होता है? सिंगल सिंगल लेटर, सिंगल वर्ण जो होता है, जिसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। फिर आता है शब्द। शब्द हम किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी 2, 3, 4 वर्णों को मिलाकर एक सार्थक, जिसका कोई सही अर्थ, मायने में सही अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, अलग अलग लिखेंगे, श, र, ब और त, यानी ये 4 वर्ण हुए और जब इन सबको मिलाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? शरबत। तो ये हो गया हमारा शब्द। फिर आता है पद। पद में क्या होता है? वाक्य में प्रयोग करने वाले सार्थक शब्द को हम पद कहते हैं। कैसे? जैसे इसमें लिखा है, जसपाल सिंह राणा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। अब इसमें अलग अलग वर्ड है। जसपाल सिंह राणा ने बल्लेबाजी, स्वर्ण पदक, ये सारे क्या हैं? पद है। और में और ने और में, ये सारे क्या है? परसर्ग है। परसर्ग इट मीन्स इन पदों को जोड़ने के लिए इन 2 शब्दों की हमें सहायता लेना पड़ रही है। फिर थर्ड आता है वाक्य। हम सभी जानते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चा खेल रहा है, इसमें अलग अलग शब्द है और उन शब्दों को जब हम जोड़ दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? एक वाक्य बन जाता है ना। देखिए, भाषा के बहुत सारे अलग अलग रूप हुए हैं, जिसमें बोली हम कहते हैं। बोली क्या होता है? पर्टिकुलर क्षेत्र में, विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कह दिया जाता है? बोली कह दिया जाता है। कैसे कह दिया जाएगा? हम देखते हैं हमारे यहाँ पर एरिया वाइज अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे हम यहाँ मालवा में, एमपी में मालवी बोला जाता है, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। मतलब अलग अलग राज्य में भी, अलग अलग स्टेट में भी अपनी पर्टिकुलर एक भाषा अपनी बोली बना ली जाती है। यानी उसमें कोई नियम कानून ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है। जैसा मन हुआ वैसे बोली, और वो बोली का रूप उसने ले लिया, क्षेत्र विशेष में वो बोली जाने लगी। और फिर आती है लिपि। लिपि हम किसे कहेंगे? जैसे आरंभ में भाषा सिर्फ बोली जाती थी और उसका लिखित रूप नहीं था, लेकिन बाद में क्या होने लगा? भाषा को धीरे धीरे जो है लिखने की आवश्यकता जब अनुभव हुई तो क्या करने लगा? उनका एक ध्वनि चिन्हों को द्वारा लिखा गया, और वही ध्वनि चिन्ह बाद में क्या कहलाए? लिपि कहलाए, है ना। तो क्या ये ही लिपि चिन्ह जो है वो मौखिक ध्वनियों को हम लिख करके प्रकट करते हैं, वही चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। जैसे विश्व की समस्त भाषाओं को अपनी अपनी लिपियां हैं। कैसे? जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली, मतलब अलग अलग देश में या हमारे ही भारत देश में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उन हर एक भाषा की लिपि अलग है। जैसे हम अंग्रेजी बोलेंगे, उसकी रोमन लिपि है। हम हिंदी बोलेंगे, देवनागरी है। हम संस्कृत बोलेंगे, देवनागरी लिपि है। हम उर्दू बोलेंगे, फारसी लिपि है। ऐसे ही अलग अलग भाषा है। और हमारे यहाँ टोटल 22 भाषाओं को जो है वो इसमें दिया गया है, जगह दी गई है। तो फिर आती है हमारी व्याकरण। क्या होता है? जब हम किसी भी, होता क्या है, अपने अपने एरिया वाइज, अपने अपने क्षेत्र वाइज जो है वो भाषाओं को बोला जाता है, बोलियों को बोला जाता है। लेकिन फिर होती है आवश्यकता उसके शुद्ध रूप की, है ना। शुद्ध रूप मतलब जहाँ पर कोई गलतियाँ ना हो। जैसे पढ़ने में, लिखने में क्या होता है? व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति की भाषा में अंतर होता है, हर एक व्यक्ति के बोलने में अंतर होता है। तो फिर क्या किया? व्याकरण का निर्माण किया गया, शास्त्र, व्याकरण जैसे शास्त्र का निर्माण किया गया, जिसके अंदर क्या हो गया? हर एक चीज़ को के लिए निश्चित कोई मानक बता दिया जाता है। यानी कि उसका उच्चारण तरीके से, किस तरह से उस शब्द का, उस अक्षर का उच्चारण किया जाएगा, उसकी वर्तनी यानी उसे लिखा कैसे जाएगा, और फिर उसका अर्थ किस तरह से होगा। जब इन सारी चीज़ों के विकार को यानी गलतियों को हटाया जाता है और फिर उनको क्या होता है, जब उनका स्पष्टीकरण कर दिया जाता है तो वो क्या रूप ले लेता है?
व्याकरण का रूप ले लेता है। यानी जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं वो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है ना। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने विभाग बताए गए हैं? 3 विभाग। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। जैसे हम इकाइयों में हमने पढ़ा है वैसे ही है। पहला विचार क्या है? वर्ण विचार, यानी कि वर्णों को, पर्टिकुलर वर्ण को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना जब हम सीखते हैं वो क्या हो जाता है? वर्ण विचार होता है। और शब्द विचार में क्या होता है? जिस विभाग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट, यानी कि शब्दों को लिखना और उनकी बनावट करना, ये सारी चीजें, इन विषयों पर जब हम विचार करते हैं वो क्या कहलाता है? शब्द विचार। और वाक्य विचार, व्याकरण के जिस विभाग में वाक्यों की रचना और भेद विग्रह, यानी कि अलग अलग वाक्य में किस शब्द के बाद कहाँ पर जगह दी जाएगी, स्पेस दिया जाएगा, कहाँ विराम चिन्ह लगेगा, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, हर एक चिन्ह को अलग अलग चिन्हित किया जाएगा, कहाँ कोमा लगेगा, कहाँ अल्प विराम है, ये सारे जहाँ पर लगाकर वाक्यों को बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। और फिर अगला हमारा टॉपिक आता है साहित्य, यानी कि हर एक प्रत्येक भाषा का ज्ञान क्या है? अथाह है, यानी कि जिस बहुत बड़ा है। तो क्या होता है? उसका एक संचित कोश होता है, यानी कि उसको संग्रह करके जब हम रखते हैं वह ज्ञान ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। यानी कि यह एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य के जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। तो हम उसको पर्टिकुलर मनुष्य के जीवन का जब संग्रह एक जगह एकत्रित किया जाता है वो क्या बन जाता है? साहित्य बन जाता है। साहित्य की रचना जो मुख्य रूप से कितने रूप में की जाती है? 2 रूप में, एक पद्य और दूसरा गद्य, जो आप लोग पढ़ते हैं। आपकी बुक के अंदर जो कविता फॉर्म में चैप्टर दिए हुए हैं वो सब क्या है? पद्य है। और जो कहानी के रूप में, कथा के रूप में और लेख के रूप में, निबंध के रूप में ये जो दिए जाते हैं वो सारे क्या है? गद्य है। यानी कि जब कोई साहित्यकार अपनी बात कविता के माध्यम से कहता है तो क्या होता है? पद्य होता है। और जब लेख के माध्यम से करेगा तो वो क्या बन जाता है? गद्य कहलाता है ना। तो गद्य में क्या क्या चीजें आती है? कहानी, निबंध, पत्र, स्मरण, रेखा चित्र और उपन्यास, ये इतनी सारी चीजें किस में आएगी? गद्य में आएगी। और दोहे, पद, चौपाइयाँ, कविताएं, ये सारी किस में आती है? पद्य के अंतर्गत आती है, जो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो इसी तरह से हम अपने पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और प्रिपेयर करें और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्यूट करने का प्रयास करें। और जो है जितनी व्याकरण की परिभाषाएं वगैरह दी गई है इनको ठीक से पढ़ें और कंप्लीट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।